नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, मिनामाता कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काला सागर तक पहुंच, आर्कटिक का पिघलना, पारा प्रदूषण या फिर अंतरिक्ष का कचरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पारा प्रदूषण। मिनामाता कन्वेंशन पारे के प्रदूषण पर एक वैश्विक संधि है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे और इसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र में इस पर सहमति बनी थी, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पारा प्रदूषण। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की? पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन रॉय या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक भारतीय समाज सुधारक थी। वह आधुनिक भारत की महानतम महिलाओं में से एक थी। अपने पति की मृत्यु के बाद 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, इसलिए विकल्प ए सही है। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। रमाबाई ने हंटर आयोग से अपील की थी कि वे महिलाओं को शिक्षक और डॉक्टर बनने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करें ताकि वे अन्य महिलाओं की सेवा कर सकें। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया? 1. सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, 2. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, 3. राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, 4. स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए कुछ सूचकांक इस प्रकार हैं: स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। 2. यह उत्तर भारत में अचानक वर्षा, हिमपात और कोहरे के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। पिछले 6 महीनों में पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता और स्थानों में बदलाव ने दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव बनाए रखा है। पश्चिमी विक्षोभ यानी WD भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान है, अतः कथन 1 सही है। यह कम दबाव का क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम भारत में अचानक बारिश और कोहरा लाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी को नहीं घेरता है? बहरीन, यमन, ईरान या फिर सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यमन। फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है। इस जल स्रोत के चारों ओर की भूमि को बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यमन। अगला प्रश्न है, समुद्र तल के प्रसार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? अल्फ्रेड वेगनर, इमैनुअल कांट, सर होरेल्ड जेफरी या फिर हैरी एच हेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैरी एच हेस। पिछले 19 मिलियन वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर समुद्र तल के प्रसार की दर लगभग 35% कम हो गई है। समुद्र तल का प्रसार एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। 1960 में एक अमेरिकी भूभौतिकीविद हैरी एच हेस द्वारा समुद्र तल के प्रसार की परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, हैरी एच हेस।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फैज अहमद फैज की कृति है या फिर हैं? 1 बांग्लादेश, 2 जब पतझड़ आया, 3 अंधकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। सीबीएसई ने हाल ही में फैज की कविता को कक्षा 10वीं की सिलेबस से बाहर रखने का फैसला किया है। फैज अहमद फैज का जन्म 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 9 मार्च 1951 को फैज को सुरक्षा अधिनियम के तहत सेना के अधिकारियों के एक समूह के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं तेरे आने से पहले, अंधकार, जब पतझड़ आया और बांग्लादेश 2। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 में मनाया गया था। 2 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा करने, सतत जीवन और इकोसिस्टम को बचाने के लिए मनाया जाता है। 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। यह पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था, जब लोग 1969 में हुए सांता बारबरा तेल रिसाव की घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया। इस वर्ष यानी 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मवाई किबाकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? मिस्र, मोरक्को, केन्या या फिर नाइजर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केन्या। मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह केन्या के तीसरे राष्ट्रपति थे, इसलिए विकल्प सी सही है। इन्होंने 2002 से 2013 तक केन्या के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान 2007 के चुनाव के बाद हुई हिंसा में 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इन्होंने केन्या अफ्रीकी नेशनल यूनियन यानी कानू द्वारा लगभग 4 दशकों के वर्चस्व का अंत कर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केन्या। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए एक वित्तीय तंत्र है, की स्थापना कब की गई थी? 1992, 2009, 2014 या फिर 2015? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF की स्थापना 1992 के रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। GEF 18 एजेंसियों की साझेदारी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। यह पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए 183 देशों के साथ काम कर रहा है। यह 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए एक वित्तीय तंत्र है। मरकरी पर मीनामाता कन्वेंशन, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन यानी POP, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCBD, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCCD और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992। अंतिम प्रश्न है, वन धन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। वन धन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह योजना 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य आदिवासी उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आबादी की आय में सुधार करना है। वन धन स्टार्टअप देश की जनजातीय आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मास्टर प्लान है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइफेड द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ग्रेट रेड स्पॉट जो एक विशाल तूफान तंत्र है, निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है?
मंगल, प्लूटो, बृहस्पति या फिर शुक्र? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।